शुरू करने से पहले दो चीजें हैं। कल मैंने कुछ चीजें बोली थी सभी पार्टिसिपेंट्स को करने के लिए। बेसिकली मैंने बोला था कि आपको जाके थोड़ा इमेजेस देखनी है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स खोजने, कुछ एक्स्ट्रा किसी ने कोई मूवमेंट खोजा आपको जो मैंने पढ़ा है उसके अलावा कोई मूवमेंट नॉमेनक्लेचर मिला किसी को? विश्वजीत प्लीज इसको अनम्यूट कर सकते हैं। विश्वजीत सर एक तो लिथोटॉमी पोजीशन था। गुड। और सर एक कॉर्डल करके और रोस्टल करके सर। एक्चुअली तो मैं बढ़िया चीज मिली है। चलो ये तुम फिर से बोलो ये टर्म्स जो तुम बोल रहे हो। एक तो लिथोटॉमी। यस सर। लिथोटॉमी और लिथोटॉमी और टाइप कर दो उसमें। अच्छा हाँ, तुम वो तीनों चारों जो तुम्हें मिला है वो टाइप कर दो। उसके बारे में कुछ बताओगे तो तुमने क्या पढ़ा उसके बारे में? सर लिथोटॉमी पोजीशन सर जो होता है वो सर जब हम जैसे कि सर क्रंचेस वगैरह लगाते हैं पैर अप करके सर, मतलब हमारे सर सुपाइन पोजीशन में बॉडी रहती है और पैर अप करके लगाते हैं तो वो सर लिथोटॉमी पोजीशन होती है। बिल्कुल सही है। गुड। और सर एक होता है सर कॉर्डल पोजीशन जो कि सर हमारे टेल के पास मतलब हेड के पास रहती है सर। ओके। और सर एक रोस्टल होती है, क्रेनाइल और रोस्टल। क्रेनाइल पहले बताओ, रोस्टल बाद में। सर वो क्रेनाइल और रोस्टल एक ही चीज है। गुड। सर वो जैसे कि टुवर्ड्स द हेड अगर हम जाते हैं तो उसको सर क्रेनाइल और रोस्टर बोलते हैं। क्रेनाइल वर्ड कैसे बना समझ में आया? नहीं सर ये तो नहीं पता अभी हो जाने सर, आज खोज लूंगा इसको। नहीं मतलब यहाँ सर जो बोन होती है सर उसके वैसे क्रेनियल बोन है तुम्हारी। 8 बोन्स आपके स्कल में है, 14 फेस में है। उनके नाम से अगर देखोगे तो उसमें एक क्रेनियल है, क्रेनाइल। हाँ उसी से वो बना हुआ है। बेसिकली ये वर्ड वहीं से आया है। गुड। और एक्सेस प्लेन्स के बारे में देखा, मतलब अभी तक सारी चीजें क्लियर हैं? यस सर। ये हृदय नारायण यादव जी, हाँ बताओ, नए ज्वाइन किए मुझे लगता है। सर थोड़ा सा प्लेन और एक्सिस सर अभी भी हल्का कंफ्यूजन हो रहा है कहीं। हाँ होने दो, अभी वो कंफ्यूजन बने रहने दो। हम जब भी सम अप करेंगे ना, मैं प्लेन एक्सिस एक बार और रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें रिसर्च करना। देखो मैं क्या होगा, मैं तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, बट तुम कैसे कंसीव कर रहे हो उसको ना, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे भी दे दिया गया था कॉन्सेप्ट और उसको मतलब अचानक मुझे याद है कि मेरे बैच में, अश्विनी तुम्हें याद होगा, गौरव और रमन 2 लड़के थे बीपीएड में मेरे बैच में। वो लड़के इस पे बहस कर रहे थे एक्सिस और प्लेन पे, और हालत ये हो गई थी कि मैं बिरला सी में रहता था, पाइप पकड़ के नीचे उतरा, इतना लगा लड़ाई हो जाएगी इसी कॉन्सेप्ट पे। और मैं पाइप पकड़ के जल्दी से नीचे उतरा, उन लोग की लड़ाई देखते देखते अचानक मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं सिर्फ उनको सुन रहा था और अचानक कोई चीज स्ट्राइक की और मेरा वो झगड़े का कंसेप्ट आज तक क्लियर है। तो वो चीज तुम्हें भी परसीव और कंसीव अपने ढंग से करनी है, और एक बार हम रिवाइज करेंगे उस कंसेप्ट को। जैसे जो भी कोई ऐसा कोई कैंडिडेट ज्वाइन करता है जिन्होंने पहले से क्लास नहीं की है, तो आप YouTube पे जो पहले की रिकॉर्डेड क्लासेज वो अवेलेबल हैं, उस पर आप चेक कर लेंगे तो डे 1 की जो क्लास थी इंट्रोडक्शन जिसमें हमने स्टार्ट किया था वो 2 पार्ट्स में है, और सेकेंड डे की क्लास भी सिंगल पार्ट में है। तो वो आप एक बार देख लेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, फिर आप आगे बढ़ सकेंगे। ओके ठीक है। तो नाउ आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, दैट इज टाइप्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट्स के प्रकार, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसमें पहले ही वर्क टू डू। इसको पढ़ना क्यों है, मैंने हर टॉपिक पढ़ाने से पहले ये समझा है कि टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ना क्यों है। और जैसे मैंने एक्सिस प्लेन बताया था, टाइप्स ऑफ जॉइंट 3 रीजन से पढ़ना होता है। एक तो क्योंकि जॉइंट्स जो है वो एक तरह का बॉडी मूवमेंट को प्योरली जो ऑर्गेनाइज करते हैं, मसल से फोर्स जनरेट होती है, लेकिन उस फोर्स को सही डायरेक्शन में लीवर का यूज होना, बॉडी किस तरह से मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्या बैलेंस है, क्या कोऑर्डिनेशन है, ये सब जॉइंट्स के ऊपर होता है। अभी हम लोग जो जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे वो बहुत सुपरफिशियल चीज पढ़ेंगे, और लास्ट में मैं कुछ टर्म्स आपको दूंगा जॉइंट से रिलेटेड, जो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे आप चल रहे होते हैं, एक
एक किनेस्थेटिक सेंस होती है बॉडी में। जैसे फॉर एग्जांपल आप खेल रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं और लाइन के बिल्कुल करीब होते हैं जहाँ लाइन कट अलाउड नहीं होता है। कुछ गेम्स में आप लाइन नहीं कट कर सकते, कबड्डी में आप कभी भी बैक लाइन नहीं कर सकते, गैलरी वाली लाइन टच नहीं कर सकते, विदाउट टचिंग अपोनेंट आप उसको कट नहीं कर सकते, आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो कबड्डी प्लेयर इतने इंटेंसिव गेम में बिना देखे उस लाइन को यूजुअली कट नहीं करता, 99% वो कट नहीं करता उस लाइन को, जबकि मूवमेंट इतना विग्रस होता है कि वो उस लाइन तो एक ऐसा सिस्टम है बॉडी में जो उसको एक तरह से एक सेंस देता है, एक तरह का परसेप्शन देता है उस चीज के बारे में। इसी तरह जॉइंट्स में भी एक प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं। ये वर्ड आप अभी लिख स्टडी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोप्रियोसेप्शन या प्रोप्रियोसेप्टर्स एट जॉइंट। ये अच्छी चीज है, इसको बाद में स्टडी करिएगा क्योंकि आज का टॉपिक छोटा है, उससे रिलेटेड चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्रोप्रियोसेप्टर काम क्या होता है? ये ब्रेन को मैसेज देते हैं कि जॉइंट किस एंगल में है, कितनी डिग्री मुड़ रहा है, कितना डिग्री नहीं मुड़ रहा है, अच्छा अभी ज्यादा जा रहा है, उसके बाद इंजरी हो सकती है। ये सारा कुछ मैनेज प्रोप्रियोसेप्शन का काम होता है, मैनेज करना। और ये सिस्टम आपका जितना स्ट्रांग होता है थ्रू ट्रेनिंग, कम आप इंजरी चांसेस होते हैं और उतना शॉर्ट एंड प्रिसाइज मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप कौन सा गेम जो हाईली स्किल्ड है, जैसे जिम्नास्ट है, जिम्नास्ट में आपको स्किल एक जैसी मिलेगी, लगभग 95% स्किल एक जैसी मिलती है। अंतर कहाँ मिलता है? इन लैंडिंग और स्ट्रक्चर। जिस आदमी को इस जॉइंट्स की अवेयरनेस होती है, प्रॉपर अवेयरनेस है जॉइंट्स के बारे में, चीजों के बारे में, ट्रेनिंग के थ्रू धीरे धीरे आपकी एक वर्ड आप यूज होता है मसल मेमोरी, ये भी एक वर्ड है, इसको भी लिखिए, इसके बारे में भी पढ़िएगा। बेसिकली ट्रेनिंग से ही मसल मेमोरी डेवलप होती है, एक तरह का ऑटोमेटाइजेशन है, धीरे धीरे मसल ऑटोमेटाइज है। तो ये चीजें ट्रेनिंग से रिलेटेड है। जॉइंट्स के बारे में अगर आपको पता है तो एज अ कोच और एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर आप दो चीजें बहुत अच्छी करेंगे। एक तो अगर जॉइंट का स्ट्रक्चर आपको प्रॉपरली पता है कि कौन से जॉइंट, आप किसी पर्टिकुलर अगर बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे हैं तो यूजुअली आप मसल्स को ही ट्रेन करते हैं, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के मसल्स को, जॉइंट्स को, इन्हीं को ट्रेन कर रहे होते हैं, रेंज ऑफ मोशन बढ़ा रहे होते हैं। अगर आपको जॉइंट के बारे में पता है तो आपको ये पता है कि उससे पॉसिबल रेंज ऑफ मोशन क्या है, किस किस रेंज मोशन आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप रेंज ऑफ मोशन पता है तो आप कभी भी उल्टे सीधे मूवमेंट्स के लिए नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले नी रोटेशन होता था, मैंने भी किया अपने टाइम में, मेरे कोच कराते थे, लेकिन हाँ नी को घुमाओ भाई, नी रोटेट कैसे होगा? वो एक हिंज जॉइंट है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे है, दोनों तरफ से लिगामेंट लगे हैं, तगड़ी वाले लेटरल कोलेटरल मीडियल कोलेटरल लिगामेंट लगे हुए हैं, अंदर भी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट लगे हुए हैं। उसके बावजूद कहता है कोच इसको घुमाओ, जो पॉसिबल नहीं है। तो नी रोटेशन धीरे धीरे हटा, नेक का हाफ रोटेशन आया, फुल रोटेशन लोग यूजुअली रेसलिंग में बहुत होता है, अभी भी चल रहा है, लेकिन नॉर्मली लोग हाफ। ये सारी चीजें आ कहाँ से रही हैं? जब हमारी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एनाटॉमी और जॉइंट एनाटॉमी के बारे में बढ़ रही है, तो ये आपके अप्रोच को और डिफाइन करता है। और जब आप ओरिजिन इंसर्शन पढ़ेंगे जॉइंट से, तो ये बड़ा वर्क करेगा कि इस पर्टिकुलर जॉइंट से कौन सी मसल अटैच्ड है, कौन सी मसल कहाँ जाके इंसर्ट हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको बाद में बहुत काम आएंगी। तो हम जॉइंट्स के बारे में आते हैं, क्योंकि ये बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी सब्जेक्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट। आपने सुना होगा बहुत सिंपली कि दैट इज इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। अब इसमें एक टर्म और जोड़ देते हैं, दैट इज फाइब्रस यानी इमूवेबल, कार्टिलेजिनियस यानी स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल या कार्टिलेजिनियस जॉइंट। एंड थर्ड वन इज डायथ्रोसिस, दैट इज साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ये इनके नाम है, ठीक। नाउ व्हाट इज joint? The first question arrives, what is joint? जहां पर भी दो बोन आर्टिकुलेशन होता है, जहां पे दो बोन आपस में जुड़ रहे हैं, बोन्स हमेशा जब भी जुड़ेंगी तो किसी न किसी कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ेंगी। दो बोन आपस में कभी नहीं जुड़ेंगे ऐसे डायरेक्ट आके, बीच में कुछ ना कुछ कनेक्टिव टिश्यू होगा इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अलग अलग जॉइंट्स के रेंज ऑफ मोशन और जो भी उसमें मूवमेंट होता है वो इन्हीं कनेक्टिव टिश्यूज के क्वालिटी और क्वांटिटी पे ही डिपेंड करता है एक्चुअली।
तो क्या है कि जॉइंट्स क्या हो गए, दो बोन्स का आर्टिकुलेशन है, दो हड्डियां या दो, कई बार दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, यूजुअली दो ही होती है, लेकिन सपोर्टिव बोन्स भी आसपास हो सकती हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स जॉइंट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट। जॉइंट का बेसिकली क्या काम है? जॉइंट एक तो शरीर के मूवमेंट, शरीर को मूवमेंट देता है, बेसिकली आपकी बॉडी को बैलेंस देता है, कोऑर्डिनेशन देता है, डिफरेंट मूवमेंट, डिजायर्ड मूवमेंट्स को, क्योंकि आप जब स्किल करते हैं ना, तो बेसिकली अगर मैं टेबल टेनिस, अगर टेबल टेनिस प्लेयर मेरे को टॉप स्पिन मारना है तो मैं नीचे से लेके ऊपर तक हाथ ऐसे चलाता हूँ। अगर मेरी बोन होती, जॉइंट्स नहीं होता ना, तो जो मेरे को एक्स्ट्रा मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है, लास्ट में मैं एक थ्रस्ट मार रहा हूँ हाथ से, ये दिस इज अ थ्रस्ट, वो नहीं मिलता। वॉलीबॉल प्लेयर जब टेनिस सर्विस मारता है तो वो जो रिस्ट मूवमेंट देता है लास्ट में, उससे वो एक्स्ट्रा इम्पैक्ट दे पाता है। अगर ये रिस्ट नहीं मोड़ती तो इतना एडवांटेज भी जॉइंट की वजह से मिल रहा है, उससे वेरिएबिलिटी भी बढ़ जा रही है। आपने अगर वॉलीबॉल को जरा सा लेफ्ट हिट कर दिया तो बॉल का रोटेशन अलग हो जाएगा, अगर ऑफ सेंटर आपने राइट हिट कर दिया उसका रोटेशन अलग हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर में हिट कर दिया तो वो फ्लोट करने लग जाएगा। These are the advantages and disadvantages. So what is joint? Joint is the articulation of bones, maybe always two or more than two, which are connected with each other through any connective tissue. These are the joints. On the basis of, there are three joints. First one was synaptosis, that is called immovable or fibrous joint. अब इनके बारे में क्या है कि ये जो जॉइंट्स है बेसिकली ये एक तरह कनेक्टिव फाइबर से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हार्ड फाइबर होता है, और यूजुअली या बहुत कम या ना के बराबर मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। जॉइंट होते हुए भी ये मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। ठीक, ये पूरे बॉडी में दो जगह पाए जाते हैं यूजुअली, और इनके दोनों जगह, एक तो बिल्कुल सही है, सर में पाए जाते हैं जिनको फ्यूचर्स बोलते हैं, फ्यूचर्स के थ्रू जुड़े होते हैं, SUTURES, फ्यूचर ऑफ द स्कल इज द फाइब्रस जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट। दूसरा है साइंडेमोसिस, द स्पेलिंग इज SYNDESMOSES, दैट इज साइंडेमोसिस, साइंडेमोसिस। इसमें क्या है कि ये भी डेंस फाइबर टिश्यू से आपस में जुड़े हैं और बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट करने देते हैं, बट इसमें थोड़ी का मतलब अगर फ्यूचर 10 की स्किल में आपको एक मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं तो ये क्या एक उसमें 10 की स्किल में 2 मूवमेंट या 1.5 मूवमेंट अलाउ करेंगे, यानी जरा सा ज्यादा मूवमेंट अलाउ होता है। अब बात आती है कि स्कल में फ्यूचर का रोल क्या है। भाई स्कल से फ्यूचर क्यों है, इतने टाइट कनेक्टिव टिश्यू क्यों है जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते और थोड़ा बहुत मूव भी करते हैं? तो उसका रीजन ये है कि स्कल जो है वो किसको सेव करता है, आपके ब्रेन को, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए बहुत तगड़ी कवरिंग चाहिए। इस वजह से और क्या है कि अगर हम सिर्फ एक सिंगल बॉल बना दे, भगवान जी इतने मूर्ख तो थे नहीं कि घड़े जैसा शेप बना के ब्रेन को ढक देते, बट जॉइंट, अगर जॉइंट कनेक्टेड सिंगल स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा कमजोर होता है अगर वो अलग अलग, इसीलिए घर को ईंटों तोड़ के बना, छोटी छोटी ईंटें बनाते हैं। ईंटें भी फ्यूचर्स की तरह हिलती नहीं है, लेकिन तो भी हल्का फुल्का भूकंप में शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक काम फ्यूचर्स भी ऐसे करते हैं। ठीक है, नाउ सिंडेमोसिस कहाँ मिलता है? या तो मिड टीबियो फ्यूबुलर जॉइंट है, टीबिया और फ्यूबुला का जो ऊपर कनेक्शन होता है वो तो मूवमेंट होता है, लेकिन अगर टीबिया और फ्यूबुला को आप देखेंगे फोटो में तो बीच में भी हल्का कनेक्ट होती है, जहां ना के बराबर मूवमेंट होता है, दैट इज मिड टीबियो फ्यूबुलर जॉइंट या मिड रेडियो अल्नर जॉइंट। इसका एग्जांपल है सिंडेमोसिस का। मैंने क्या बोला आपसे कि पहला जो टाइप है दैट इज साइनोथ्रोसिस या इमूवेबल या फाइब्रस जॉइंट, जो बिल्कुल मूवमेंट या बहुत लेश मात्र मूवमेंट अलाउ करते हैं। ये बेसिकली बॉडी में 2 ही जगह पाए जाते हैं, 2-3 जगह, एक सर में पाए जाते हैं जिन्हें फ्यूचर्स कहते हैं, और एक रेडियो अल्नर में मिड में पाए जाते हैं, रेडियो अल्नर जॉइंट के, या मिड पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिंडेमोसिस। नाउ
Moving to the next category, that is slightly movable or cartilaginous or amphiothrosis joint. That is amphiothrosis. अब बेसिकली ये जो जॉइंट्स बने हैं ये भी बहुत ज्यादा मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, बट मोर देन साइनोथ्रोसिस, जो आपके साइनोथ्रोसिस जॉइंट है उनसे ज्यादा मूवमेंट अलाउ करते हैं। और बेसिकली ये जो होते हैं ये एटेन्यूट करते हैं फोर्स को, यानी फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं। कुल मिला के फोर्स अगर लगता है कहीं भी किसी भी डायरेक्शन से तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। ये दो तरह के हैं बॉडी में, दैट इज, स्पेलिंग लिख लें आप अगर चाहें तो, ये आपको हर किताब में नहीं मिलेगा। यूजुअली क्या होता है जब हम एम्फियोथ्रोसिस में जाते हैं तो वो सीधे लिखते हैं कि भाई एम्फियोथ्रोसिस स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, एक कार्टिलेजिनियस सरफेस से दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती है, बीच में एक कार्टिलेजिनियस सरफेस होती है, जिस सरफेस की होने की वजह से वो एक पैड जैसा काम करती है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा प्रेशर मूवमेंट को वो शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करती है, थोड़ा थोड़ा दबती है। ये वर्टेब्रल कॉलम में पाई जाती हैं और कुछ जगहों पे और पाई जाती है, इस तरह से दिया है। बट बेसिकली इसमें दो टाइप होता है। दो टाइप जो होता है वो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। अरे यार ये फोन को क्या हो गया, एक सेकंड यार, थोड़ा सा कनेक्शन इशू है। आवाज आ रही है। पहले किसको बोलते हैं, हाँ, सिंक्रोड्रोसिस, स्पेलिंग लिखो SYNCHRON, I repeat SYNCHRON, that is called synchrodrosis. Synchrodrosis. इसमें क्या है, जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं, यानी जो हड्डियां आपस में जोड़ने वाली हैं, आर्टिकुलेट होने वाली हैं, तो सेपरेट होती हैं एक थिन लेयर ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। एक फाइब्रोकार्टिलेज होता है, थिन लेयर उसकी होती है, उसपे बोन्स जो होती हैं वो आपस में सेपरेट होती हैं। अब क्यों सेपरेट होती है, अगर ये फाइब्रोकार्टिलेज बोन्स के बीच में नहीं होगा ना तो एक्स्ट्रा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, अननेसेसरी बोन्स आपस में रगड़ेंगी, इसकी वजह से ये फाइब्रोकार्टिलेज पाया जाता है। अच्छा, यहीं पे एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि ये फाइब्रोकार्टिलेज जो है, जिसको हम लोग आर्टिकुलेशन कार्टिलेज भी बोलते हैं, ये मैक्सिमम बोन्स के हेड्स में पाया जाता है। आप कभी भी किसी भी आदमी का मौका तो मिलेगा नहीं जीवित आदमी को देखने का इस तरह से, लेकिन कभी भी किसी की सड़क पे हड्डी अगर टूट के निकल जाए बाहर, जैसे टिबिया फ्यूबुला बाहर आते या ह्यूमरस बाहर आ जाए, तो मदद करने से पहले एक बार उसको हड्डी के हेड को ध्यान से देखना, उससे सफेद सी लेयर दिखेगी टॉप पे। आई वॉज लकी कि मैंने एक बार देखी है, वो भी किसी के ऑपरेशन में देखी थी, और तब तो मुझे पता भी नहीं था। इवन वीडियोस देखिएगा नेट पे, आपको मिलेगा वो व्हाइट लेयर हर हड्डी के टॉप पे होती है, जिसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन फाइबर, दैट इज फाइब्रोकार्टिलेज, ये होती है। तो जब ये फाइब्रोकार्टिलेज से ही दो हड्डियां आपस में जुड़ी हैं, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोड्रोसिस। ये इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्टर्नोकोस्टल जॉइंट्स। व्हाट इज स्टर्नोकोस्टल जॉइंट? ध्यान देना, जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं उसी से जॉइंट पता लग जाएगा। स्टर्नम होता है, स्टर्नम आपकी रिब केज के बीच की हड्डी स्टर्नम है, और जो रिब्स हैं वो जो आपस में जुड़े रहते हैं वो स्टर्नोकोस्टल जॉइंट है। ठीक, दूसरा इसी में कैटेगरी है सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस वर्ड से मत जाना, याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको आगे आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूर बढ़ा देंगे कि ये एक्चुअली टाइप ऑफ जॉइंट क्या है। सिम्फाइसिस क्या है, स्पेलिंग है SYMPHYSES, सिम्फाइसिस। अब क्या कि मैंने बोला कि हर हड्डी के उसमें फाइब्रोकार्टिलेज होता है, हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। जब ये फाइब्रोकार्टिलेज के थ्रू हड्डी आपस में जुड़ती हैं, जैसे स्टर्नोकोस्टल में जुड़ रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोड्रोसिस जॉइंट। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक शीट आ गई, एक एक्स्ट्रा और शीट आ गई, इन दोनों के बीच में एक पतली सी लेयर और आ गई। फॉर एग्जाम्पल ये शीट थी, मेरा वीडियो शायद ब्लॉक हो गया है अश्विनी, दिख मुझे लग रहा है कि आई एम लॉग्ड समवेयर लॉग, हैंग हो रहा था, तो कोई बात नहीं। तो सब, हाँ, तो ये जैसे दो आप अपनी मुट्ठी आपस में बांध लें और इनके ऊपर सोचें कि टॉप पे
फाइब्रोकार्टिलेज जॉइंट है, ये आपस में जुड़ रही हैं, तो ये स्टर्नोकोस्टल जॉइंट हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में अगर एक और लेयर डाल दें जो एक तरह की हाइलिन कार्टिलेज होता है, हाइलिन शीथ बोलते हैं, हाइलिन शीथ एक एक्स्ट्रा कवरिंग आपको देगी। भाई जहां पे ये पोजीशन वाला जॉइंट है उसका नेचर ऐसा है कि वहां पे इतना मूवमेंट नहीं होना है, लेकिन कुछ जगहों पे और शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम चाहिए, तो इसलिए वहां एक हाइलिन शीथ डाल दीजिए, तो उस वाले जॉइंट को कहते हैं हम सिम्फाइसिस। लेकिन ये दोनों आता है एंटीरियर प्रोसेस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में। इसका एग्जांपल जो है वो वर्टेबल जॉइंट्स है और प्यूबिक सिम्फाइसिस है। प्यूबिक मतलब जो तितली होती है ना, हिप जॉइंट में एक तितली जैसा आप शेप आता है, उसके बिल्कुल सेंटर में दोनों अलग अलग तितलियां आपस में आके कंबाइंड होती हैं बहुत तगड़े से। वो जो कंबाइंड होती है बेसिकली इसी जॉइंट से कंबाइंड होती है। अभी तक डाउट है तो मुझसे पूछ लो, जो भी अगर लगता है कोई चीज छूट रही है या ज्यादा टिपिकल हो रहा है वर्ड, तो आप प्लीज मुझसे पूछ ले। मैं जानबूझ के टिपिकल वर्ड यूज करता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बीइंग फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड आपको ये टिपिकल वर्ड पकड़ने पड़ेंगे। हाँ विश्वजीत प्लीज। सर जो सिंथाथ्रोसिस जॉइंट है सर, ये इमूवेबल जॉइंट है? ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। देखो वर्ड याद रखना, जो ऊपर है साइनोथ्रोसिस में है फ्यूचर एंड सिंडेमोसिस, ये दोनों इमूवेबल है, ऑलमोस्ट इमूवेबल है, क्योंकि जो जिस तरह का मूवमेंट उसमें होता है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब नहीं होता है कि हल्का सा पुशिंग मूवमेंट होता है, वो नहीं के बराबर। जब एंटीरियर प्रोसेस में आएंगे तो उसमें दो हैं, ये दोनों स्लाइटली मूवेबल है। एक जो है वो सिंक्रोन प्रोसेस है और एक सिम्फाइसिस है। सिंक्रोन प्रोसेस डायरेक्ट दोनों जुड़ते हैं थ्रू फाइब्रोकार्टिलेज, अगर बोन्स के ऊपर है वो डायरेक्ट आपस में जुड़ रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोड्रोसिस। मैंने इसका एग्जांपल दिया है स्टर्नोकोस्टल जॉइंट, स्टर्नम और जो रिब्स का जॉइंट होता है। लेकिन जब इन्हीं सेम जॉइंट है, समझ लो ऊपर वाला ही है, सिंक्रोड्रोसिस ही है, लेकिन उसके बीच में एक माइलिन शीथ आ गई, सॉरी हाइलिन शीथ आ गई। हाइलिन शीथ जैसे ही आई इसके बीच में एक और एक्स्ट्रा पैडिंग आ गई, तो ये जॉइंट हो जाता है सिम्फाइसिस जॉइंट, SYMPHYSCS। और ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है? वर्टेबल कॉलम्स और प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये दो जगह पाया जाता है। अभी क्लियर है? नाउ अब हम लोग जो जा रहे हैं ना, वो बेसिकली जा रहे हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड डायथ्रोसिस या फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल जॉइंट। अब इतना जान लो कि जहां पर मूवमेंट इन्वॉल्व, हाँ प्लीज। सर ये फाइब्रस जॉइंट में सर ये गोमोफोसिस जॉइंट भी कुछ होता है क्या? फिर से बोलो। गोमोफोसिस, हाँ गोमोफोसिस ये आपका गम है। ये देखो दांत और मसूड़े के बीच का जो जॉइंट है। मैं एक्चुअली ना सारे, मैंने तुमसे बोला मैं शुरू में सारे एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं सिर्फ एक एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ। आई वांट यू टू सर्च एक्चुअली। तो ये गोमोफोसिस ना तुम सर्च करते तुम्हें मिल जाता है, ये गम का जॉइंट है, ये दांत और उसके गम मसूड़ों के बीच का जॉइंट। ना डायथ्रोसिस या फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल जॉइंट। अब इस जॉइंट के बारे में अच्छे से हमें इसलिए कवर करना है क्योंकि इसमें 6 टाइप्स के जॉइंट होते हैं। ठीक, जितना मूवमेंट इन्वॉल्व होगा किसी चीज में, जितना ज्यादा मूवमेंट इन्वॉल्व होगा, अगर दो पार्ट है अलग अलग आपस में जुड़ रहे हैं, उनमें ढेर सारा मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस जॉइंट की खासियत होती है। पहला कि सिर्फ और सिर्फ वो मसल्स के सहारे मूवमेंट नहीं करेंगे, उनको कनेक्टिव टिश्यू का एक बढ़िया सराउंडिंग चाहिए बैलेंस और एक्स्ट्रा फोर्स के लिए, जो हमें लिगामेंट और टेंडन्स देते हैं बेसिकली इस तरह के जॉइंट्स में। दूसरा ल्यूब्रिकेसी चाहिए, क्योंकि इनका रेंज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा है, बहुत फ्रिक्वेंटली मूव करते हैं, तो इसलिए ल्यूब्रिकेसी बढ़ाने के लिए हमें इसमें एक तरह का लुब्रिकेंट चाहिए, जिसको हम बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं इस तरह के जॉइंट में। अब ये साइंटिफिक टर्म याद करने का फायदा क्या है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं टर्म्स बड़े अजीब यूज करता हूँ, उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स इंजरी में जाएंगे ना, तो एक इंजरी आपको पढ़नी पड़ेगी साइनोवाइटिस। अब साइनोवाइटिस क्या है? साइनोवियल फ्लूइड का एक तरह का इंफेक्शन है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार घुटने में पानी भर जाता है। तो ये वर्ड याद रखने से, जितने वर्ड है ना साइंटिफिक, साइनोथ्रोसिस, डायथ्रोसिस, ये सब याद रखने से फायदा क्या होता है कि फर्दर जब दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट मारते हैं तो ये टर्म आपको कहीं ना कहीं मिलते जरूर है। नाउ डायथ्रोसिस जो जॉइंट्स है बेसिकली, उसमें
क्या खासियत होती है, कैसे आप पहचानेंगे ये डायाथ्रोसिस जॉइंट है? पहला होता है वाइड रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन वाइड रेंज में। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आप फ्यूचर का स्ट्रक्चर देखेंगे सिंपल ऐसे जिगजैग आपस में जुड़ा हुआ है, बट इसमें कुछ बोन्स इन्वॉल्व है, कुछ कनेक्टिव इश्यू इन्वॉल्व है, या इनका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये दो जॉइंट जब भी होंगे तो ये इनके बीच में थोड़ा गैप रहता है। जो भी दो हड्डी आपस में जुड़ रही है उनके बीच में गैप होता है या कैविटी होती है, क्योंकि अगर गैप और कैविटी नहीं होगा, गैप होगी या कैविटी नहीं होगी, तो वो कैसे फ्रीली मूवेबल कर जाएगा? अगर दोनों हड्डियां बिल्कुल पास होंगी तो रेंज ऑफ मोशन हमेशा बाधित होगा, इसलिए हमेशा इसमें थोड़ा गैप या कैविटी मिलेगी। चौथा है, ये हमेशा लिगामेंट से सराउंडेड रहते हैं। पांचवा क्या है, इनके चारों ओर अंदर की तरफ एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें से एक साइनोवियल फ्लूइड का निकलता रहता है, जो बेसिकली ये इंश्योर करता है कि फ्रिक्शन का लेवल जो है वो अलाउड लेवल तक रहे, लिमिट फ्रिक्शन रहे। ऐसा ना हो कि वो, और जब भी ये थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो पेन शुरू हो जाता है घुटने में या जहां भी, क्योंकि ये साइनोवियल फ्लूइड की गड़बड़ से होता है। तो ये भी इसको कैरेक्टराइज करने का एक तरीका। अब ये 6 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट देयर, मूवमेंट एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको 6 भागों में बांटा गया है, जो यूजुअली हम लोग बोलते हैं, दैट इज ग्लाइडिंग, हिंज, पीवट, सैडल, कॉन्डोलाइड, और आखिरी है आपका बॉल एंड सॉकेट। इन सबके अलग अलग नाम भी है। जैसे ग्लाइडिंग को हम कई बार एथ्रोडियल जॉइंट भी कहते हैं, ATHRODIAL, एथ्रोडियल। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बाद में सर्च भी कर सकते हैं। दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। जैसा वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि ग्लाइड करना। व्हाट इज ग्लाइडिंग? ग्लाइडिंग मतलब सरकना, एक तरह से एक सरफेस का दूसरे सरफेस पे सरकना। अब इसकी खासियत क्या होती है, स्ट्रक्चर की खासियत क्या होती है पहले वाले जॉइंट की, ग्लाइडिंग जॉइंट की, कि इसमें जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, व्हाट इज, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ आर्टिकुलेटिंग। आर्टिकुलेटिंग मतलब जुड़ने वाली सरफेस। जो दोनों हड्डियों की सरफेस जुड़ती है वो नियरली फ्लैट होती है, वो नियरली फ्लैट होती है। जब ग्लाइड करना है तो बहुत बेसिक चीज है कि फ्लैट चीजें ही आपस में ग्लाइड करेंगी। इफ दे आर नॉट फ्लैट, अगर उबड़ खाबड़ है या कैविटी है, तो ग्लाइडिंग पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से दोनों सरफेस जो आपस में जुड़ते हैं, दे आर फ्लैट। इसमें केवल एकमात्र जॉइंट होता है ये जिसमें नॉन एक्सियल मूवमेंट परमिटेड होते हैं। कोई एक्सिस, कोई प्लेन इन्वॉल्व नहीं है। बेसिकली नॉन एक्सियल मूवमेंट है सारे। भाई जब आपस में सरक रहा है तो एंगुलर मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा है, इसलिए एक्सिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। इसका जो एग्जांपल है दैट इज इंटरमेटाटार्सल। व्हाट इज इंटरमेटाटार्सल? जब पांव की हड्डी के नीचे जाओगे ना, टांग से टार्सल याद रखना कि भाई टिबिया फ्यूबुला है, उसके बाद टार्सल्स बोन्स होते हैं, छोटी छोटी हड्डियां हैं, फिर उसके नीचे मेटाटार्सल्स होती हैं, और उसके नीचे फैलेंजर्स होती है, यानी उंगलियां होती हैं। तो इंटरमेटाटार्सल्स मतलब जो मेटाटार्सल यानी मेटाटार्सल के बीच में जो जुड़ी होती है, वो इसका एग्जांपल है इंटरमेटाटार्सल जॉइंट, इंटरकार्पल जॉइंट। बाकी मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सी जॉइंट आपको 2-3 जॉइंट और मिल जाएंगे इसके एग्जांपल में ग्लाइडिंग जॉइंट के। दैट इज इंटरमेटाटार्सल मैं बता रहा हूँ, इंटरटार्सल जॉइंट बता रहा हूँ, इंटरकार्पल जॉइंट हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हिंज जॉइंट, जिसका नाम अगर थोड़ा सा टिपिकल बोले तो दैट इज जिंगलिमिनस। स्पेलिंग है GINGLYMUS।